आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर कंसाइनमेंट। लिखो मीनिंग, मैं आपको लाइट ऑन कर दूं। कंसाइनमेंट मींस when one person send goods to another person, one person send goods to another person send goods to another person to be sold by him, to be sold by him on his behalf, to be sold by him on his behalf is called consignment, is called consignment। देखो बोर्ड पे, जो मनन है मान लो वो रहता है चंडीगढ़ में और त्विषा रहती है अमृतसर में। तो मनन ने त्विषा को गुड्स भेजे हैं, सेंड करें, बेचे नहीं है, भेजे हैं, सेंड कर दिए। कौन बेचेगा उन गुड्स को, किसके बिहाफ पे? तो ये बंदा जो हुआ मनन, इसको बोलेंगे कंसाइनर। क्या बोलेंगे? और जो दूसरा बंदा हुआ वो क्या हुई? कंसाइनी। तो इस चैप्टर में दो पार्टीज रहेंगी, पहली कंसाइनर, दूसरी कंसाइनी। क्लियर? ये चार्ट बना लो जल्दी से एग्जाम्पल के तौर पर, कंसाइनर एंड कंसाइनी। कंसाइनर एंड कंसाइनी। Sit down. वरुण, कंसाइनी को क्या फायदा मिलेगा बच्चे? से बीच में प्रॉफिट होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले लेगा वो, मतलब मार्जिन कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? मनन को। फिर कंसाइनी को क्या देंगे? कमीशन देंगे। वेरी गुड, लिखो अगली लाइन। कंसाइनी इज हैंडेड ओवर कमीशन। कंसाइनी इज हैंडेड ओवर कमीशन आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स। Consignee is handed over the commission out of the sale proceeds। कौन सा आइलैंड है तेरा? लिखो टाइप्स ऑफ कमीशन। टाइप्स ऑफ कमीशन। सबसे पहली टाइप है नॉर्मल कमीशन ऑन सेल्स। सेकंड होती है सुपर या ओवरराइडिंग कमीशन। थर्ड होती है डेल क्रेडिटरी कमीशन। फटाफट नाम लिखो फिर मैं एक्सप्लेन करूं। नॉर्मल कमीशन, सुपर राइडिंग कमीशन और डेल क्रेडिटरी कमीशन। लिख लिया नाम? इसका दूसरा नाम होता है सरप्लस कमीशन। दूसरा नहीं, तीसरा नाम सरप्लस कमीशन। पहला नाम सुपर कमीशन, दूसरा ओवरराइडिंग कमीशन, तीसरा सरप्लस कमीशन और चौथा सॉरी
थर्ड टाइप डेल क्रेडिट कमीशन। कंसाइनर कौन होता है? जो गुड्स बेचता है। कंसाइनी कौन होता है? जो गुड्स बेचता है। कंसाइनी को क्या मिलता है? कमीशन। कंसाइनर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। चलिए अब आगे। अब पहला कमीशन क्या है बच्चों? नॉर्मल कमीशन ऑन सेल्स। मतलब मनन ने त्विषा को गुड्स सेंड किए, त्विषा ने गुड्स 5 लाख के बेच दिए, मनन कहता 10% कमीशन है तेरा, तो कितना कमीशन निकल गया जी? 50,000 सेल्स के ऊपर। सो सिंपल। आ गया समझ सकते? ये हो गया नॉर्मल कमीशन। सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरी, मनन ने त्विषा को बोला मैं 1000 वॉचेस भेज रहा हूं, मिनिमम 120 की एक बेचनी है। मिनिमम प्राइस बता दिया मनन ने, एक वॉच कितने की बेचनी है? 120 की। त्विषा बहुत चालाक है, उसने बेच दी 150 रुपए की, एक्स्ट्रा प्राइस पे बेच दी। त्विषा क्या कहेगी मनन को कि ये जो मैं आपको ज्यादा प्रॉफिट दिलवा रही हूँ, मुझे उस पे क्या दे दो? थोड़ा सा कमीशन। कितना कमीशन? कितने पे कमीशन देंगे पहले तो देखो। बेचनी कितने की थी? 120। बेची कितने की? सरप्लस कितना हुआ? 1000 into 30 वॉचेस कितना बना? 30,000 पे मान लो 10%, तो कमीशन का आंसर कितना आ गया? 3000। इससे फायदा किसको हुआ? त्विषा को तो हुआ ही, मनन को भी ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं सुपर कमीशन। क्लियर? थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, डेल क्रेडिट कमीशन। क्या है इसका नाम? डेल क्रेडिट क्यों है? ऐसा कोई रूल नहीं है, जिस बंदे ने इन्वेंट किया था इसका नाम, वो अंग्रेज था, उसका नाम था डेल क्रेडिट। ठीक है, अब ये कमीशन किस लिए होता है? ध्यान से सुनो। मनन ने जब गुड्स भेजे होंगे त्विषा को, तो उसको मिल रही है बैड डेट्स। त्विषा सामने जवाब दे देती है ये बंदा पैसे नहीं दे रहा, ये मैं क्या करूं? तो मनन को लगा यार ये तो लॉस करा देगी मेरा, पहली को त्विषा है, ऊपर से बैड डेट्स। बैड डेट का मतलब सबको पता ना, जो डेटर में पैसे नहीं दे। तो मनन कहता भाई तू मेरे से 10% और कमीशन ले ले, जितनी बैड डेट होगी वो मैं नहीं झेलूंगा, वो त्विषा झेलेगी। तो ये वाला कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को क्यों देता है? ये वाला कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को इसलिए देता है ताकि जो बैड डेट्स का लॉस होगा, किसका लॉस होगा? बैड डेट्स का लॉस होगा। अब वो कौन बेयर करेगा? कंसाइनी, कंसाइनर भी बेयर करेगा। देखो इसका मीनिंग, व्हाट इज डेल क्रेडिट कमीशन? In order to avoid the bad debt loss, in order to avoid the bad debt loss, the consignor pays del credere commission to consignee. The consignor pays del credere commission to consignee. Paragraph change. If this commission is not given, if this commission is not given to the consignee, if this commission is not given to the consignee, then bad debts will be incurred by, बोलो, by the consignor. by the consignor। मतलब अगर उसने कमीशन नहीं दिया त्विषा को, तब बैड डेट का लॉस कौन बेयर करेगा? कंसाइनर। Then bad debts loss will be incurred by the consignor। Clear? टॉपिक नंबर 1 प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक देखो वापस में, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। Calculation of closing stock. When normal loss is given in the question,
when normal loss is given in the question. संयम बच्चे नॉर्मल लॉस का मतलब बता दो पूरे ईयर में जो लॉस हुआ है नॉर्मल लॉस है तू नया गोल्ड खरीद के लाया ठीक है कुछ टाइम बाद वो काला होएगा ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल नॉर्मल है तूने एप्पल काट के रूम में रख दिया फ्रिज में नहीं रखा उसका कलर चेंज हो गया डार्क हो गया थोड़ा सा ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है तूने पेंट को खुला छोड़ दिया वो पेंट सूख गया ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल नॉर्मल ही नॉर्मल लॉस क्या है जिसका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है वो होके रहेगा जो होता है नेल पेंट रिमूवर उसको खुला छोड़ दोगे तो वो उड़ जाएगा ठीक है एस्ट्रिंजेंट उसको खुला छोड़ दोगे वो उड़ जाएगा ये केमिकल्स जो है ये नॉर्मल लॉस है लीकेज इज अ नॉर्मल लॉस सिट डाउन लिखो नॉर्मल लॉस मींस व्हिच कैन नॉट बी अवॉइडेड नॉर्मल लॉस मींस व्हिच कैन नॉट बी अवॉइडेड therefore it is not shown in the books of accounts क्योंकि वो नॉर्मल है किसी को भी हो सकता है कभी भी हो सकता है तो इसको हम बुक्स में शो ही नहीं करेंगे कहीं पे भी नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इट्स वैल्यू विल नॉट बी डिटरमाइंड ना उसकी वैल्यू निकालेंगे क्योंकि जब शो ही नहीं करना तो वैल्यू निकाल के करना क्या its value will not be determined. Question लिखो वानिका of Chandigarh send goods to Bhavneet of Amritsar. Send goods to Bhavneet of Amritsar 1000 units at the rate of 100 rupees per unit. At the rate of rupees 100 per unit. Bhavneet took the delivery of 90 units. Bhavneet took the delivery of 90 units as 10 units were damaged normally. 10 units were damaged normally. Paragraph change. Vanika incurred freight of 5,000, insurance of 5,000, freight of 5,000, insurance of 5,000. Full stop. Bhavneet paid 3,000 as carriage and 2,000 as insurance. Up to the goods reaches to go down. Bhavneet also incurred 20,000 as godown rent. 20,000 as godown rent and 5,000 as insurance in godown. 5,000 as insurance in godown. He sold 65 units at the rate of 145 each. 65 units. 100 बेचे थे ना उसने? चेक करो. 1000 पे 650 कर लेना फिर. 90 लिखा 900 नहीं क्या हो गया? पर आपने लिखा था तो डिलीवरी ऑफ 90 यूनिट्स 900 हाँ अगर 1000 यूनिट बेचे थे तो 900 यूनिट मिले हैं 900 और 10 की जगह 100 यूनिट्स कर लो. दोबारा से चेक कर लो.
1000 यूनिट भेजे हैं, 900 की डिलीवरी हुई है, 100 यूनिट खराब हुए हैं और 650 बिक गए, ठीक, एट द रेट ऑफ 145 each. Paragraph change. Calculate the amount of closing stock with Bhavneet Singh. Calculate the amount of closing stock with Bhavneet Singh. Rajbin, lights change. Nandisha. देखो भी क्वेश्चन करने का तरीका पहले, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, कितने यूनिट्स थे टोटल, 1000 यूनिट्स थे, जिसमें से 100 यूनिट्स का क्या हो गया हमें नॉर्मल लॉस। कितने यूनिट्स बिक गए, 650 यूनिट्स क्या हो गए जी, सोल्ड। तो बच्चों बाकी की यूनिट्स क्या रह गए, अनसोल्ड, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। कितने यूनिट्स आए, 250 यूनिट्स आए। इतना क्लियर हो गया, इजी। हमने बाइफरकेट कर दिया यूनिट्स को। अब ना एक छोटू सा फॉर्मूला है, बड़ा क्यूट सा, देखो एक छोटी सी स्टेटमेंट बनानी है, यूनिट्स एंड अमाउंट। लिखना मत, पहले समझो कंसेप्ट को। +1 का कोई लेना देना नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है जी। पर्टिकुलर्स, सबसे पहले लिखेंगे हम इसमें यूनिट्स सेंड एट कॉस्ट, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे, माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस के यूनिट्स, नॉर्मल लॉस के सिर्फ क्या माइनस करेंगे, यूनिट्स। फिर करेंगे ऐड नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और एक आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब तुम लोगों को इसका मतलब पता है अभी तक नॉन रेकरिंग का, कि जो रिपीट नहीं होता खर्चा उसको नॉन रेकरिंग बोलते हैं। ये बिल्कुल गलत आंसर है। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस क्या होता है, ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में वानिका ने गुड्स भेजे हैं, किसको, जो भी खर्चा वानिका ने किया है, जब गुड्स भवनीत के शहर में पहुंच गए, जो भी खर्चा भवनीत ने किया है, भवनीत का गोडाउन से पहले वाला जितना खर्चा है, मैं गोडाउन वाला खर्चा नहीं बोल रहा, गोडाउन से पहले वाला जो खर्चा हुआ है और जो वानिका ने भी खर्चा किया होगा, उसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। तो इसका मीनिंग क्या बना, व्हाट इज नॉन रेकरिंग? नॉन रेकरिंग मींस दोज एक्सपेंसेस which are incurred by consignor or consignee up to goods reaches to the warehouse या गोडाउन। चाहे वो खर्चा कंसाइनर ने किया है, चाहे वो खर्चा कंसाइनी ने किया है, गोडाउन से पहले वाले खर्चे को हम क्या बोलते हैं, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। क्लियर? अब करते हैं सॉल्व। हमने कितने यूनिट्स भेजे थे, 1000 यूनिट्स भेजे। एक की वैल्यू क्या थी, 100 रुपए। कितना हो गया अमाउंट, 1 लाख। ठीक है, अभी लिखना नहीं किसने भी। नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का हुआ था, 100 यूनिट्स। उसका अमाउंट कभी भी नहीं निकालना, क्योंकि नॉर्मल लॉस का मैंने तुम्हें बता दिया, अमाउंट नहीं निकालते, क्योंकि वो तो नॉर्मल लॉस होगा ही होगा। तुम चाहे अमाउंट निकाल भी लो, कहीं पे भी शो उसको नहीं करना, तो जब शो ही नहीं करना तो निकालना भी। अब नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस चेक करते हैं। देखो वानिका ने सबसे पहला, सही, हम पहला खर्चा क्या किया वानिका ने, सबसे पहला फ्रेट। कितना है, 5000। चलो जी, अगला क्या किया उसने, इंश्योरेंस 5000, वो भी कितनी है, 5000। चलो जी, भवनीत के खर्चे आ गए
3000 कैरेज कैरेज और 2000 इंश्योरेंस। 2000 की इंश्योरेंस। उसके बाद क्या पे किया उसने? बस उसके बाद गो डाउन रेंट और इंश्योरेंस इन गो डाउन। तो ये तो गो डाउन के पहुंचने के बाद किया होगा पे, तो मतलब ये तो नॉन रेकरिंग का पार्ट नहीं है, तो इसको हम यूजलेस लिख देंगे, नोट दे देंगे, हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, अब देखो 5 + 5 10 + 5, तो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस कितने हो गए? और इसके सामने यूनिट्स कुछ भी नहीं है, कर दो सॉल्व। 1 लाख + 15,000 कितना बना? 1 लाख 15,000 1000 - 100 कितना बना? 900। इतना समझ आ गया? अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे आएगी? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी, इस 1,15,000 को डिवाइड कर देंगे कितने यूनिट्स के साथ, और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने अनसोल्ड थे। दिस इज योर फाइनल आंसर इन रुपीज। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट या यूनिटरी मेथड। ठीक है, 1,15,000 जो कॉस्ट थी वो कितने यूनिट्स की थी? तो 250 की कितनी होगी? यूनिटरी मेथड लगा लो। समझ आ गया? सही है। सबसे पहले क्या लिखना है? यूनिट्स सेंट एट कॉस्ट। 1000 यूनिट्स भेजे, 100 रुपए का, एक कितने का हो गया? 1 लाख। नॉर्मल लॉस की यूनिट्स कितने हो गए? 100। उसकी वैल्यू क्यों नहीं लिखनी? क्योंकि हमने कहीं पे भी शो नहीं करना। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या है? वो सारा खर्चा जो गोडाउन से पहले हो, जो गोडाउन में हुआ है, जो गोडाउन के बाद हुआ है, वो नॉन रेकरिंग नहीं है, उनको क्या कर देना है? इसमें ऐड करना है। फिर 1 लाख + 15 कितना बना? 115 डिवाइड करेंगे जितने यूनिट्स बचे हुए थे, मल्टीप्लाई करोगे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, वो आपका फाइनल क्या आ गया? उत्तर। क्लियर? जल्दी कंप्लीट करो क्वेश्चन। जो भी मैंने क्वेश्चन तुम्हें कराया है इसी क्वेश्चन में बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। Consignment account is just like trading and profit and debit all expenses, credit all incomes and gains. Stop writing. सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है नहीं। फिर लिखते हैं गुड्स सेंट। कितने यूनिट्स भेजे थे हमने? 1000। एक की वैल्यू क्या थी? 100। टोटल क्या आ गया? 1 लाख। कितने यूनिट्स कंसाइनी ने बेच दिए? बाय सेल्स नहीं, बाय कंसाइनी, ब्रैकेट में सेल्स। कितने यूनिट्स बेचे हैं? 650। एक यूनिट कितने का बेचा है? करो मल्टीप्लाई। 9425। इतना क्लियर? यस सर। उसके बाद बड़ा ध्यान से देखना, ये बुक्स बना रहा है कंसाइनर, मतलब 1 का बुक्स बना रही है इस क्वेश्चन में, तो वो जो खर्चा खुद कर रही है उसको लिखेगी टू बैंक। क्या क्या पे किया उसने? फ्रेट, इंश्योरेंस, टोटल। ठीक है, जो कंसाइनी पे कर रहा है उसका नाम लिख दो, भवनीत। ब्रैकेट में एक्सपेंसेस के नाम बोलो, क्या क्या है? गैरेज, इंश्योरेंस, गो डाउन रेंट, गो डाउन इंश्योरेंस। यहाँ चारों सारे लिखने हैं, नॉन रेकरिंग भी और रेकरिंग भी। ठीक है, बोलो अमाउंट्स। 3,000, 2,000, 20,000 एंड टोटल कर दो 30,000। इजी। इसके अलावा कमीशन तो इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ जहाँ मैंने कंसाइनी लिखा है वहां पे भवनीत का नाम लिखा है क्योंकि गिवन है क्वेश्चन। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? सेल्स। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक इज व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक। कितना आया? क्लियर है? इधर प्रॉफिट, इधर क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? कंप्लीटेड। जल्दी से निकाल के बताओ, जो प्रॉफिट आया है लॉस, वानिका ने भेजा है तो ऑब्वियसली